अकॉर्डिंग टू आरोग्य रक्षक पंचतंत्र, इसमें जो 5 पॉइंट्स है जो कि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए फॉलो करना चाहिए, सेज कि ईट ट्वाइस अ डे, ड्रिंक 2 लीटर्स ऑफ वाटर अ डे, फास्ट वंस अ वीक, एक्सरसाइज 1 आवर अ डे, प्रे और मेडिटेट ट्वाइस अ डे। तो ये सारी चीजें में जो पॉइंट्स थे, मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था कि दिन में 2 बार क्यों खाना चाहिए, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है, और 2 लीटर पानी क्यों मिनिमम पीना चाहिए, फास्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज क्यों इम्पोर्टेंट है, और प्रे या मेडिटेट क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। फास्टिंग थेरेपी। फास्टिंग थेरेपी में क्या दिया हुआ है कि अगर हम पेशेंट्स को कार्डियक केयर के लिए फास्टिंग एडवाइस करते हैं तो उससे एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है, वेदर वो प्रोलॉन्ग फास्टिंग है या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग है। ठीक है, तो फास्टिंग में सबसे आइडियल रहता है कि आप वैसे न्यूट्रिएंट रिच डाइट प्रेस्क्राइब करो पेशेंट को जो कि हार्ट हेल्थ के लिए अच्छी होती है। ठीक है, कुछ ऐसे हर्ब्स होते हैं, डाइट प्लान होता है जो कि दिल के लिए अच्छा होता है। तो ऐसे कौन कौन से हर्ब्स या मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स है जो हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, कोई बताएगा? अर्जुन मैम। ट्राई करो। हाँ, अर्जुन। अर्जुन की वेरी छाल। नाइस। अर्जुन छाल अच्छा होता है, करेक्ट। और गार्लिक। नाइस, गार्लिक भी अच्छा होता है। एप्पल साइडर विनेगर। वो एक डिफरेंट चीज है। ओके, ठीक है। अर्जुन छाल इज गुड। ठीक है, अर्जुन छाल इज अ हर्ब जो कि हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और हम पेशेंट्स को प्रेस्क्राइब भी करते हैं। अगर हम मेडिकेशन की बात करें, कोई हाइपरटेंसिव है तो हम उन्हें सर्पगंधा वटी प्रेस्क्राइब करते हैं। ठीक है, और सिनेमन भी अच्छा होता है हार्ट हेल्थ के लिए। अगर हम न्यूट्रिएंट की स्पेसिफिकली बात करें कि व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट शुड बी गिवन टू द पेशेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम कार्डियक डिसऑर्डर, तो उसमें आपके डाइटरी जितने भी फाइबर्स होते हैं, उसके अलावा ओमेगा 3 हो गया। ठीक है, ओमेगा 3 बहुत अच्छा होता है हार्ट हेल्थ के लिए। मस्टर्ड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल जो होता है वो कार्डियक हेल्थ के लिए अच्छा होता है। जो उसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, दोज आर गुड। तो ये जो अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है, ठीक है, जो कि पाया जाता है ऑयल्स में, ये अच्छा होता है हार्ट हेल्थ के लिए। उसके अलावा जितने फ्लैवेनॉल्स और पॉलीफेनॉल्स होते हैं, जैसे कि आपके साइट्रिक एसिड हो गए। ठीक, साइट्रिक फ्रूट्स क्या करते हैं, जो हमारे वेसल्स में एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स होता है ना, तो जो साइट्रिक फ्रूट्स होते हैं जैसे कि आपका ग्रेप फ्रूट हो गया, ऑरेंजेस हो गए, लेमन्स हो गए, उसको डिसॉल्व करने का काम करता है। ठीक, उसके अलावा टमाटर, टमाटर इज वेरी रिच इन बीटा कैरोटीन। ठीक है, और वो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आपके जो ब्लैक ग्रेप्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो ये सारी चीजें क्या करती है ना, हार्ट हेल्थ को इम्प्रोवाइज करने का काम करती है। आपके वॉलनट्स हो गए, फ्लैक्सीड हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गए। ठीक है, ये सारी चीजें क्या करती हैं, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए अच्छी होती है। पेशेंट को एक डाइट प्लान बना के देते हैं कि क्या क्या खाना है, तो उसमें हम ये मेक श्योर करते हैं कि हमें क्या कितने अमाउंट में इंक्लूड करना है, और क्या हमें लिबरली इंक्लूड करना है, और क्या अवॉइड कराना है। तो अगर किसी के कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, ठीक है, सपोजेडली, तो उसमें हम उसको बहुत कंसंट्रेटेड मिल्क का प्रेपरेशन, या मावा या चीज प्रोसेस्ड, ये सारी चीजें, ऑयली फूड लाइक पकौड़े हो गए, एंड ये सारी चीजें हो गई। जो फैटी रेड मीट कट्स होते हैं, देखो रेड मीट में भी क्या होता है ना, एक तो होता है नॉन फैटी और एक होता है फैटी। तो जो फैटी होते हैं, उसके अलावा आपका प्रोसेस्ड मीट जो होता है जिसमें आपका एग योक और हैम और बेकन आता है। बेकन बेसिकली, हैम और बेकन जो आपका होता है वो यूजुअली फॉरेन में लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं। अल्कोहल हो गया, एनिमल फैट जो होते हैं, ठीक है, सॉसेस हो गए,
और सॉल्टेड बहुत ज्यादा जो चीजें होती हैं और बेकरी वाली चीजें होती हैं, वो क्या करना है, वो हमें पेशेंट को अवॉइड करने को कहना है। ठीक। प्रोसेस शुगर अवॉइड करने को कहना है। और हम उनको क्या प्रेस्क्राइब करने को बोलेंगे कि जो डाइट नीट रिच इन न्यूट्रिएंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका मिलेट्स, मिलेट्स जो होता है वो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। बट ये चीज का भी ध्यान देना है कि गर्मी में हम उसको ज्यादा मिलेट्स नहीं प्रेस्क्राइब करेंगे, क्योंकि वो गर्म तासीर की होती है। ठीक है। आपका ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गई, आपका दाल हो गया। ठीक है। आपका जो वीगन मिल्क का ऑप्शन है वो ज्यादा हेल्दियर होता है, जैसे कि पीनट का आपका मिल्क हो गया, आलमंड का मिल्क हो गया, ओट मिल्क हो गया। ठीक है। ये वाले मिल्क हो गए। उसके साथ छाछ, लेकिन छाछ भी थिक वाला नहीं, थिन। आपके जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, टैमरिंड एंड साइट्रिक फ्रूट्स में आपके लेमन्स हो गए, लाइम्स हो गए, की लाइम हो गया, पोमेलो हो गया, ग्रेप फ्रूट हो गया, एक्सेट्रा। और ग्रीन वेजिटेबल्स। और जैसा कि मैंने बताया कि टोमेटोज हो गए और ये ग्रेप फ्रूट हो गए, और आप जो गार्लिक वाला पॉइंट था वो भी ठीक था, और अर्जुन की छाल जो है वो, ये सारी चीजें इंक्लूड करके कस्टमाइज करके देते हैं। तो अब ये चीजें हमको समझनी है कि ये जो ट्रीटमेंट में हम एक लाइन ऑफ ड्रग्स देंगे, उन लाइन ऑफ ड्रग्स में हम पेशेंट को क्या प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर पेशेंट का वो लाइन ऑफ ड्रग चल रहा है तो उसका रोल प्ले क्या है। तो आप ये बात जानते होंगे कि कोलेस्ट्रॉल लोअर करने के लिए भी बहुत सारे मेडिसिन मार्केट में हैं। फॉर एग्जाम्पल जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होता है उसमें हम बीटा ब्लॉकर्स पेशेंट को एडवाइस करते हैं, मॉडर्न के जो डॉक्टर होते हैं। ठीक है। ये क्या करता है, ये आपके हार्ट के मसल को रिलैक्स करने का काम करता है। फिर वेसोडाइलेटर्स हो गए, बीटा ब्लॉकर्स में भी आपके डिफरेंट मेडिसिन है। फिर आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गए, जो एम्लोडिपिन हो गया, डिपिन हो गया, टेल्मा हो गया, ये सारे क्या होते हैं, जब बीपी हाई होती है तो देते हैं। और ये क्या करते हैं, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करने का काम करते हैं। फिर आपका एट्रोपिन हो गया, एट्रोपिन कब देते हैं, जब आपका जो हार्ट बीट है वो स्लो हो जाता है, पेशेंट जब ब्रेडिकार्डिया में चल जाता है तब हम उसे एट्रोपिन देते हैं। डायोरेटिक्स की बात करें तो डायोरेटिक्स स्पेशली हार्ट फेलियर को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है। वो क्या करता है, डायोरेटिक्स आपका जो सोडियम लेवल होता है उसको कम करने का काम करता है। वेसोडाइलेटर्स की बात करें तो ये क्या करते हैं, जो आपके ब्लड वेसल्स होते हैं उनके डायमीटर को इंक्रीज करने का काम करता है। तो जब डायमीटर इंक्रीज होगा तो ब्लड जो है वो आपका अच्छे से पास होगा कोरोनरी आर्टरीज में। ठीक है। तो जो नाइट्रेट क्लास ऑफ वेसोडाइलेटर्स होते हैं उसमें आपका ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट आता है, एक्सेट्रा। तो एंजाइना के पेशेंट्स को ये क्या करता है, रिलीफ देता है, क्योंकि एंजाइना के पेशेंट का मैंने फीचर आपको क्या बताया था कि चेस्ट में पेन होता है। ठीक है। और जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो प्रॉपर नहीं होता है। सो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम वैसोडाइलेटर्स दे सकते हैं। ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, आपके एट्रोपिन और वैसोडाइलेटर्स और डायोरेटिक्स, ये सब कॉमन जो है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, ये चलता है। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब आपके पास पेशेंट आएगा तो वो मेडिसिन तो ये सारे ले ही रहा होगा। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि पेशेंट कौन सी दवा ले रहा है और उसका क्या रोल प्ले है, कितने टाइम से ले रहा है और उसका डोज कितना है। ठीक है। तभी आप जब कोई भी एलिमेंट उसमें एड ऑन करोगे तो आपको क्या कितना एड ऑन करना ही पता होना चाहिए। ठीक है। सो डाइटरी मैनेजमेंट, अगर हम आथरोस्क्लेरोसिस में और हाइपरलिपिडेमिया में बात करें तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि लिपिड का एक्युमुलेशन हो रहा है वेसल्स में, वॉल ऑफ वेसल्स में। ठीक है। प्लाक फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें जो डाइट फाइबर रिच होती है, वेजिटेरियन डाइट होती है, ठीक है, वो अच्छी होती है। जैसे कि आपका डाइट जिसमें हाइपोकोलेस्ट्रेमिक इफेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पेक्टिन्स हो गए और सॉल्युबल फाइबर्स हो गए, ये सॉल्युबल फाइबर्स क्या करते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं। ठीक है। तो ऐसी डाइट जो है वो अच्छी होती है। दूसरी चीज कि आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके डाइट में हेल्दी फैट्स इंक्लूडेड हो। ठीक है। हेल्दी फैट्स के बारे में जानते हो ना, मूफा एंड पूफा जो होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होती है। पूफा के बारे में पता है कि नहीं। यस मैम। नो मैम, हमें पता नहीं। ठीक है। जो डाइटरी फैट होती है ना, पहली चीज तो उसको कंट्रोल करना है और उसको क्वांटिफाई करना है कि कितना दे रहे हैं। और पूफा इन द डाइट
जो है वो क्या होता है, सैचुरेटेड फैट होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये यूजुअली लोग कंज्यूम करते हैं। तो नॉर्मल पर्सन जो होता है वो 15 to 20% जो है वो फैट इंटेक लेता है यूजुअली, ठीक है। तो इसको लोअर करके 10% करना चाहिए डेली, क्योंकि 15 to 20 इज अ लॉट। दूसरी चीज ये कि प्रीडोमिनेटली जितने सैचुरेटेड फैट होते हैं, जैसे कि आपका वनस्पति और घी और बटर या लाड या फिर जो मार्जरीन होती है, ठीक है, लाड वगैरह जो कि आपके पिग के फैट से बनती है, एंड वनस्पति भी जो होता है वो अनहेल्दी फैट आपका होता है। इसको रेस्ट्रिक्ट करना है और इसको अवॉइड करना है। और हेलो। वेजिटेबल ऑयल की बात करें, हाँ। हेलो। हेलो। पवन कुमार, आपका कोई क्वेश्चन हाँ है? जी। जी जी मैम, हाँ। एक्चुअली एक्चुअली मैम ऐसे है कि मुझे थोड़ी सी एक्चुअली क्वेश्चन है, डाउट था कि मैम अगर हम्म। किसी का क्या बोलो उसको कैस्ट्रोल कुछ बड़ा हो, कैस्ट्रोल ज्यादा बढ़ गया हो, तो जैसे ब्लड वगैरह का भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा लेवल, हो, जैसे हाँ। मतलब कि 16 पॉइंट समथिंग कुछ हो, तो क्या उनका भी कुछ ऐसे इलाज वगैरह में आता है? उनका क्या हल क्या है उनका होता है? अगर कोई पेशेंट है जिसको आप ये कह रहे हो कि हाइपरलिपिडीमिया है ना, कोलेस्ट्रॉल जी जी। लेवल हाई, यही बोल रहे हो ना? जी जी हाँ जी, जो कैस्ट्रोल बढ़ा हो तो। आप थोड़ा सा नेटवर्क जोन में आ जाओगे पवन। जी मैम। पवन, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। जैसे मैम उनके कैस्ट्रोल के बढ़, मान लो किसी पेशेंट का कैस्ट्रोल हाँ। बढ़ जाए, तो उनको एक्चुअली ब्लड का भी, ब्लड के हिसाब से भी उनको कोई प्रॉब्लम बढ़ती है कि ब्लड भी ज्यादा बढ़ जाता है, कि हाँ। ब्लड का गाढ़ापन, ब्लड ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, संघना हो जाता है? अच्छा, ठीक है, तो मैं इसके बारे में बताती हूँ। देखो, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई जब होता है ना, तो उससे क्या जी होता है कि आपके ब्लड के फ्लो में इंटरप्शन होता है। और जब ब्लड जी में आपका शुगर कंटेंट बढ़ता है या फैट कंटेंट बढ़ता है, तो बेसिकली वो गाढ़ा होता है। इसी कारण तो खून जो है वो आपके कोरोनरी आर्टरी और आपके ब्लड और आपके लंग्स में प्रॉपर क्या होते हैं ना, वो सप्लाई हो पाते हो ना, वो बाकी सेल्स में वो अच्छे से सर्कुलेट हो पाते हैं, ठीक। जी जी तो ये तो एक फैक्टर होता है। जब मैं आर्थरोस्क्लेरोसिस पढ़ा रही थी तो मैंने यही बताया था ना कि जो आर्टरी होता है, ठीक है, जी। मतलब जिनसे आपके ब्लड फ्लो होती है, वो क्या होता है, वो हार्ड हो जाता है। हार्ड क्यों हो जाता ओ। है? क्योंकि उसका जो वॉल होता है ना, उसमें आपके प्लाक बन जाता है, लिपिड बन जाता है। लिपिड क्या होता है ना, फैट होता है, ठीक है। ओके, हाँ जी तो हाँ वो जी। क्या होता, अब जब आपके, सपोज करो, वहां पे फैट है, तो कुछ ना कुछ वो वहां से खून में भी आएगा। खून में आएगा तो जी। क्या होगा, उसकी चिकनाहट बढ़ेगी, वो थोड़ा सा गाढ़ा भी होगा। तो उसके कारण क्या होगा, आपका जो पंपिंग ऑफ ब्लड है वो स्लो भी होगा, और वो बेटर वे में नहीं होगा, ऑब्स्ट्रक्टेड होगा, ठीक। ये चीज ओ। समझे? यस मैम। ठीक है, और कुछ पूछना है? और मैम इसका कुछ इलाज में कुछ हल है इसका मैम? हाँ बिल्कुल, वही मैं बता रही हूँ, अभी मैं कंट्रोल डाइट जो कैसे बता किया रही हूँ जा मैं उसी के सकता है? बारे में बता रही हूँ। हाँ हाँ, हाँ तो जी हाँ जी। अब वही मैं बता रही हूँ, अभी मैं आर्थरोस्क्लेरोसिस और हाइपरलिपिडीमिया ही बता रही हूँ कि जब बहुत ज्यादा फैट कंटेंट और लिपिड कंटेंट बढ़ जाता है, तो उसमें हम क्या पेशेंट को दे सकते हैं। तो उसमें मैं आपको अभी ये बता रही हूँ कि जो फैट्स होते हैं, फैट्स को रिस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है, हेल्दी फैट को इंक्लूड करना है। जो सैचुरेटेड फैट होते हैं, जो कि हेल्दी नहीं होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में आपका वनस्पति घी हो गया, लाड हो गया, बटर हो गया, इसको अवॉइड करवाना है पेशेंट को, ठीक है। क्योंकि जब ये ओके। फैट क्या होता है, ये फैटी एसिड में टूटते हैं, ट्राइग्लिसराइड में टूटते हैं, लिपिड्स इसमें पाया जाता है, तो वो जाकर कहीं ना कहीं आपके आर्टरीज के वॉल पे जाके स्टिक होंगे। तो ये आपको या तो कम कराना है पेशेंट को, और अवॉइड कराना है अकॉर्डिंग टू सवेरिटी। क्योंकि इसके कारण क्या होता है ना, वेसल का ब्लॉकेज भी होता है, ठीक। तो सबसे पहले डिजीज पे काम करना आप लोग सीखो, कि डिजीज का पैथोफिजियोलॉजी सीखो, कि डिजीज कैसे हो रही है, तभी ट्रीटमेंट बना पाओगे। ट्रीटमेंट याद करने से कभी भी नहीं होती है। मैं यहाँ पे जो ट्रीटमेंट बता रही हूँ, जरूरी नहीं है कि वो सेम पेशेंट आए तो उस पर ट्रीटमेंट काम करेगा। समझो इस बात को, क्योंकि नेचुरोपैथी में आप लाइन ऑफ ड्रग्स नहीं दे रहे हो, यहाँ पे आप लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दे रहे हो। और ड्रग्स और सवारिटी ऑफ डिजीज के हिसाब से आप ट्रीटमेंट और डाइट प्लान करते हो। और डाइट जो होता है वो मेडिसिन ही होता है। हिपोक्रेट्स ने क्या बोला था, लेट फूड बी दाई मेडिसिन एंड लेट मेडिसिन बी दाई फूड,
ठीक है, जो ये टर्म था। तो आपका फूड ही आपका मेडिसिन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके फूड में वो हर चीज पाई जाती है। ठीक। तो अभी जो फैट की हम बात कर रहे हैं, मूफा, मूफा मतलब कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो 10 to 15% होना चाहिए, और जो पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, वो 10% से कम होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाली फैटी एसिड होते हैं, जैसे कि आपका सैचुरेटेड C8 से C16 और ट्रांस फैटी एसिड, उसको आपको 7% से कम रखना है। अब ये जो मैं परसेंटेज में बता रही हूँ, ये आप तभी अच्छे से जान पाओगे जब आपको डाइट के बारे में आपका कमांड बनेगा और न्यूट्रिशन के बारे में कमांड बनेगा। अदरवाइज आप नहीं समझोगे। तो इस चीज को ध्यान से सुनो अभी जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल का इनटेक जो है वो 200 mg पर डे से कम होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट जो है वो 55% होना चाहिए, और प्रोटीन 15% डेली होना चाहिए। उसके अलावा जितने भी आपके हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें आपके विटामिन और मिनरल्स, जैसे कि आपके फ्रूट्स हो गए और नट्स और सीड्स हो गए, वो। दूसरी चीज की, अगर पेशेंट को हम ऑयल का बेटर ऑल्टरनेटिव बता रहे हो, तो उसमें हम पेशेंट को इधर ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, या फिर जो घर का घी होता है, जो अच्छे वाली गाय की दूध होती है, वो भी मार्केट वाला नहीं, पैकेज जो अमूल का आता है वो भी नहीं, है ना, वो हम प्रेस्क्राइब करेंगे। उसके अलावा आपके जो ये कॉर्न ऑयल हुए, पाम ऑयल हुए, ये सारी चीजें दे आर ऑल अनहेल्दी। ठीक है। तो उनको आपको अवॉइड करवाना है। ये चीज ध्यान रखना। क्योंकि अगर आपका जो सैचुरेटेड फैट है, वो ज्यादा परसेंटेज में अगर आपका पेशेंट कंज्यूम करेगा, तो उसका जो रिस्क है वो बढ़ेगा। तो ये चीज पे ध्यान रखना है कि कितना मुफा देना है, कितना पूफा देना है, मीन्स कि डाइटरी फैट कितना देना है ना। तो ये फैट की बात हो गई। अलग अलग जो हमारे ऑयल्स होते हैं, उसमें क्या होता है, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। मोनो अनसैचुरेटेड बेसिकली आपका ओलिक एसिड है। ठीक। जो पॉली अनसैचुरेटेड है वो आपका लिनोलिक एसिड है, ये आपने सुना होगा। तो जो सैफ फ्लावर होता है, सैफ, नॉट सनफ्लावर, उसमें आपका जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो 13% होता है, और पॉली अनसैचुरेटेड इसमें 67% होता है। जहां तक ऑलिव ऑयल की बात करें हम, तो इसमें आपका मोनो अनसैचुरेटेड जो कि आपका हेल्दी होता है फैट, वो 75% होता है, और पॉली अनसैचुरेटेड 7% होता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि मस्टर्ड ऑयल और आपका ऑलिव ऑयल ये सबसे आइडियल होता है। आपका ग्राउंडनट ऑयल भी अच्छा होता है, और इवन सेसमे, है ना, सेसमे जो होता है वो भी आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। दूसरी चीज, वॉलनट्स, ये बहुत अच्छे होते हैं आपके हार्ट हेल्थ के लिए। ठीक। क्योंकि रिच इन ओमेगा 3 एंड हेल्दी फैट्स होते हैं। अब फूड जिनमें हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है वो भी हम जान लेते हैं। आपका लिवर हो गया, एग्स हो गए, चीज, बटर, क्रीम, ठीक है, चॉकलेट और केक्स, इनमें हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो इन चीजों को आपको रेस्ट्रिक्ट करना है। अगर पेशेंट मीट खाता है, नॉन वेजिटेरियन, उसमें भी वो व्हाइट मीट की जगह रेड मीट ज्यादा कंज्यूम करता है, तो आपको उसको रेस्ट्रिक्ट कराना है। उसमें भी जो आपके फैटी रेड मीट होते हैं उसको बोलना है कि वो ना खाए, उसकी जगह वो व्हाइट मीट में स्विच करे। फॉर एग्जाम्पल आपका फिश हो गया या फिर चिकन हो गया, दैट इज बेटर। ठीक है। ये चीज में आपको ध्यान देना है। तो कार्बोहाइड्रेट की बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट में आपका सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होता है, ये इजीली एजिमिलेबल शुगर्स होते हैं। ठीक है। और इसके कारण हाइपरलिपिडीमिया कॉज होता है अगर इसको एक्सेस में लेते हैं। ठीक। मैंने क्या बोला? सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज इजीली एजिमिलेबल होते हैं, मतलब तुरंत ये क्या हो रहा है, इंस्टेंट आपके एजिमिलेट हो रहे हैं और हर जगह ऑब्जॉर्ब हो रहे हैं। मगर अगर कोई भी इसको हाई अमाउंट में ले रहा है, तो उससे आपके चांसेस ऑफ हाइपरलिपिडीमिया बढ़ जाती है। ऑन दी अदर हैंड आपकी बात करें, तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं और जो रेसिस्टेंट स्टार्च होते हैं, ये जो होता है आपका होल ग्रेन होता है, लेग्यूम्स होता है, ये हमें लेना चाहिए। ठीक है। डाइटरी फाइबर में आपके लीफी वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स होते हैं जिनको आप छिलके के साथ खा सकते हो, वो कंज्यूम करो। ये ज्यादा बेटर होता है आपके ब्लड लिपिड प्रोफाइल के लिए।
अदर डाइटरी फाइबर में ये चीजों पे भी ध्यान रखना है कि पानी का हार्डनेस कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में जानना है, कॉपर के बारे में जानना है। ठीक है, क्योंकि ये सब भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक्सेसिव सोडियम या फिर हार्डनेस ऑफ वाटर या फिर कॉपर और जिंक। क्योंकि ये सब भी क्या होता है, ड्यूरिंग द सर्कुलेशन इनका भी रोल प्ले होता है। तो ये जो था, ये आपका मैंने बताया फैट्स के बारे में। ठीक। अब ये जो पॉइंट मेंशन्ड है, फास्टिंग थेरेपी पढ़ते हैं, फिर आगे हम न्यूट्रिशन को और अच्छे से पढ़ेंगे। तो फास्टिंग थेरेपी में मैंने क्या बताया कि फास्टिंग थेरेपी का कार्डियक केयर में अच्छा अफेक्ट होता है। ठीक है। उसके अलावा फास्टिंग में सबसे आइडियल मैंने क्या बोला कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कराओ, मतलब कि आप ईटिंग विंडो और नॉन ईटिंग फास्टिंग विंडो रखो, ताकि ईटिंग विंडो में जितने हेल्दी न्यूट्रिएंट्स है पेशेंट वो कंज्यूम करे। इससे क्या होगा कि आपका क्लेंजिंग भी होगा और आपका हीलिंग भी होगा। ठीक। वो सबसे आइडियल होगा। जो आपकी वाटर फास्टिंग है, जूस फास्टिंग, वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि पेशेंट को क्या है, कॉम्प्लिकेशन फील हो। और सेफर साइड पे चले तो कार्डियक पेशेंट के लिए एक्स्ट्रा केयर जरूरी होता है ना, क्योंकि वहां पे क्या होता है, थोड़े रिस्क फैक्टर होते हैं अगर वो लास्ट स्टेज पर है। वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वरना इससे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। तो वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए। तो वेजिटेबल सूप हो गए, वाटर हो गए, या फिर वेजिटेबल जूसेस हो गए, वो पेशेंट कंज्यूम करे। कैलोरी इनटेक इसमें बोला है कि 500 किलो कैलोरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर जो बेसिक न्यूट्रिएंट चाहिए मेटाबॉलिज्म के लिए उतने कंज्यूम करने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। ताकि आपके जो भी इंटेस्टाइनल, लिवर और किडनी में जितने भी टॉक्सिन्स जमा हैं, वो सारे क्या हो सके, अच्छे से क्लीन हो सके। तो इसमें दिया है कि एनीमा या कॉलन थेरेपी बहुत अच्छी होती है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपका कंजेशन ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन्स, मतलब आपके एब्डोमेन में कंजेशन है, तो उसके कारण भी क्या होता है कि वो धीरे धीरे विद टाइम आपके कार्डियक डिजीज में कन्वर्ट होता है। उसके अलावा कोल्ड एप्लीकेशन बहुत अच्छा होता है। किडनी पैक हो गई, जेंटल एक्सरसाइजेस हो गए, वाइग्रेस एक्सरसाइजेस नहीं, जेंटल एक्सरसाइजेस कार्डियक पेशेंट्स में, प्राणायाम स्पेशली। ठीक है। ये क्या करता है, अच्छा होता है। इसके बारे में ब्रीफली हम अभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है। एक उसके मिनट अलावा मैम। आपकी एक्सरसाइज और रेस्ट देखो। हम्म। हेलो मैम, एक्चुअली मैम एक छोटा सा क्वेश्चन था। मुझे सिर्फ सुझाव हाँ था करो। मैम। एक्चुअली मैंने एक केस ऐसा देखा था कि मैम पेशेंट हाँ। का ना, उसका कैस्ट्रॉल वगैरह भी बढ़ा हुआ था, और ब्लड सर्कल हम्म। वो भी ब्लड था, वो भी बहुत डार्क था। ठीक है, काफी हम्म। गाढ़ा था। बट उसका मैम हम्म। एज उसकी थी 43, और उसका जो हम्म। वेट था वो 45 था। ओके। तो इन चीजों में उसको थोड़ी दिक्कत आ रही थी। एक बार मैंने देखा था केस। तो तो इसमें उसमें पेशेंट डॉक्टर को जगह प्रॉब्लम देखो, क्या हो रहा था? नहीं उसको एक्चुअली से कि ब्लड बहुत ज्यादा, ब्लड का था 17 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा था, ज्यादा था ब्लड। और जब जब वो डोनेट करना चाहता था, किसी को देने जाता था, तो हॉस्पिटल वाले बोल रहे थे कि दे नहीं सकते, क्योंकि उसकी एज, उसका ना जो वेट है वो कम है, उसका वेट हम्म। कम है, ब्लड ज्यादा हम्म। है। तो इसलिए हम्म। वो बोलते थे अपना वेट बढ़ाओ। और कोई तो बोलते भी उनका कैस्ट्रोल की वजह से तो वो ज्यादा बढ़ा है। कैस्ट्रोल की रीजन तो यही ना, कैस्ट्रोल बढ़ा है, इसीलिए खून ज्यादा डार्क है। डायबिटिक था क्या वो पेशेंट? पेशेंट को जो ब्लड था ना, मतलब कभी कि वो जब उन्होंने ज्यादा अपना, उसको ना सांस वगैरह की दिक्कत आती थी, सांस की। हाँ वो ठीक है, मैं कह रही हूँ अंडरवेट था पेशेंट, तो क्या वो पेशेंट डायबिटिक भी था, मैं ये पूछ रही हूँ। क्योंकि कार्डियक पेशेंट की कोमोर्बिडिटी में डायबिटीज भी आता है, अदर डिजीजेस भी आते हैं, मगर डायबिटिक भी होते हैं वो लोग। तो क्या वो डायबिटिक था पेशेंट? डायबिटिक नहीं, डायबिटिक नहीं था। ब्लड ग्लूकोज लेवल उनका, HbA1c चेकअप हुआ था कभी? जी उन्होंने चेक करवाया था, तो वो उनका 70 समथिंग कुछ आ रहा था। मतलब वो रेंज में था, राइट? जी जी, 70 समथिंग था। हाँ वो तो अगर फिर। किसी को डिनोट कर रहे थे हम्म। कैंप वगैरह पे भी, तो वो नहीं लेते, हॉस्पिटल वाले भी नहीं लेते। बोलते चलो हम खून थोड़ा सा निकलवा देते हैं, चलो 14 पॉइंट समथिंग कुछ हो जाए, कम हो जाए। बट नहीं, क्योंकि वो बोल रहे थे कि उनकी एज के हिसाब से ना उनका जो ब्लड है
मतलब कि उनका वेट कम है, एज उनकी थी 43 हाँ ठीक और है। वेट उनका था 45 और ब्लड ज्यादा था। हम्म। तो ब्लड ज्यादा जो होता है वो पैथोलॉजी बहुत सारी होती है जिसके कारण होता है। उसकी पैथोलॉजी जो है, अगर मान लो किसी का ब्लड लेवल जो है, आरबीसी या हीमोग्लोबिन किसी का ज्यादा है, तो उसका ये रीजन भी हो सकता है कि उसकी फॉल्टी डाइट और लाइफस्टाइल, या फिर कोई पैथोलॉजिकल, जैसे कि कोई जी पैथोजन है जो इंटेस्टाइन में है। ठीक है, इस चीज को समझो। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, किसी भी चीज के। तो थॉरो चेकअप होता है, पेशेंट का स्टूल चेकअप भी हो सकता है, ताकि पता चले कि कोई वहां पर पैरासाइट तो नहीं है बॉडी में जिसके कारण ये हो रहा है। ठीक है। दूसरी चीज, ओके। कि बहुत एक्सेसिव उसका सॉल्ट इनटेक तो नहीं है इन द फॉर्म ऑफ जंक फूड। ठीक। जंक फूड ठीक। उससे भी क्या होता है ना, कि जब हम देखो पेशेंट का वो हिस्ट्री जो लेकर है, उसके अलावा उसका लाइफ स्टाइल क्या है, रूटीन क्या है, उसको भी हम पूछते हैं। क्योंकि ब्लड अगर ज्यादा है और पेशेंट को कार्डिक प्रॉब्लम है, हाइपरलिपिडीमिया है, तो जाहिर सी बात है वो एक्सेसिव सॉल्ट भी कंज्यूम कर रहा होगा और अनहेल्दी फैट भी कंज्यूम कर रहा होगा। ठीक है। बट जी वो प्रॉपर अजिमिलेट नहीं हो पा रहा होगा, वो ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा होगा, जिसके कारण हो सकता है कि वो अंडरवेट हो। बट एक और रीजन अंडरवेट का हो सकता है कि कोई ना कोई बॉडी में पैरासाइट तो नहीं है। और आप बोल रहे हो कि वो डायबिटिक नहीं है, उसका HbA1c अगर रेंज में है, तो ये रीजन भी हो सकता है। तो उस केस में हम स्टूल चेकअप भी कराते हैं। उसका ओके। एब्डोमेन क्या था, उसमें एक्यूमुलेशन था फ्लूइड का, एब्डोमेन उसका। पेट उसका कैसा था, निकला हुआ था या कैसा था? पेट नहीं मैम, स्लिम। स्लिम था। जी। हम्म। एक्चुअली उनके जो खाने का था ना मैम, वो खाते वो कम थे। एक या दो चपाती भी दोपहर को भी, क्या खाते थे? आफ्टरनून को भी जब। नॉनवेज खाते थे? नॉनवेज मैम खाते बहुत कम, वैसे खाते हैं, नॉनवेज तो खाते हैं हाँ। लेकिन बहुत कम, मतलब कि खाने की कैपेसिटी कम थी। ड्रिंक ये चीज करते है। हैं? ड्रिंक करते जैसमिन। ठीक है। तो उनका क्या लिवर का USG वगैरह हुआ है, अल्ट्रासाउंड, जिसमें हिपैटोमेगैली या लिवर का कोई प्रॉब्लम निकला हो? अल्ट्रासाउंड एक्चुअली मैम ठीक नहीं है। देखो, अब लिवर से ही होकर सारे न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं और उनका प्रॉपर एसिमिलेशन होता है, इस बात को समझना। तो अगर वो सामने ओके। वाला बंदा क्रॉनिक ड्रिंकर है, मतलब डेली नहीं कर रहा है लेकिन सालों से कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जी उसके जी जी लिवर पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि उसके जो खाने का डाइजेशन है अच्छे से नहीं होगा। खाने का डाइजेशन जी। अच्छे से नहीं होगा तो क्या होगा बताओ? या तो उसके शरीर में वो चीजें लगेंगी या तो नहीं लगेंगी। ठीक है। नहीं लगेंगी तो यस। अंडरवेट होगा। ठीक। ये चीज ड्रिंक भी भी होती है। और स्मोक, और उसका स्मोक भी। एपेटाइट, हाँ ठीक है, राइट, चलो इसीलिए मैंने पूछा। तो अब लिवर अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, देखो लिवर फंक्शन प्रॉपर करता है तो आपको एपेटाइट फील होता है, आपको खाने का अर्ज होता है, ठीक। लेकिन आपका लिवर प्रॉपर जब नहीं करता है फंक्शन, तो आपको उतना अर्ज भी नहीं होगा, इसीलिए आप खाना भी कम खाते हो। ठीक है। जी तो यहाँ पे ऑर्गन्स अपने से सारे क्या होते हैं, एसोसिएटेड है। तो इसीलिए हमको थॉर एग्जामिनेशन लेना पड़ता है। जैसे अभी मैंने बोला तो आपने बोला ये रीजन है, तो ये देखो ऐसे रीजन होते हैं, तो आपको भी पेशेंट से वैसे ही पूछना पड़ेगा कि इसका रूट कॉज जी हो क्या सकता है जिसके कारण ये हो रहा है। ओके। जी जी। क्योंकि प्रॉपर अब आपका जो डाइजेशन है वो डोमिनल ऑर्गन तो करता ही है, लेकिन लिवर क्या करता है, लिवर आपका अपने आप में बेस्ट ऑर्गन होता है। ठीक है। जिसका काम जी डिटॉक्सिफिकेशन, रिजुविनेशन और आपका स्टोरेज ऑफ ये विटामिन्स भी होता है। तो अगर लिवर पे आपके असर पड़ेगा, तो समझ लो कि आपका जो भी प्रॉपर फंक्शन होना चाहिए डाइजेशन का, वो नहीं होगा, और बाकी चीजों का। ठीक। और दूसरी चीज कि यहाँ पे एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल का एक्युमुलेशन है, तो पेशेंट को हाइपरलिपिडीमिया है, मतलब कि आपका लिवर वहां पे कहीं ना कहीं अच्छे से मेटाबोलाइज भी नहीं कर पा रहा है। ठीक है। तो ये ओके। फैक्टर्स है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, तो यही जो मैं डाइट बता रही हूँ, तो इसको ध्यान से सुनो, ठीक। मैम और एक जी सवाल है मेरा उसके रिलेटेड। हाँ हाँ हाँ, मेरा पूछो। मैम एक डाउट है कि हीमोग्लोबिन बढ़ने का काम क्या है, एक से जो नॉर्मल से अगर ज्यादा होता है उसका कारण क्या हो हम्म। सकता है? देखो, ये मल्टीपल रीजंस होते हैं। जैसे कि आपने वो सुना होगा, जब आपका ये हीमोग्लोबिन ज्यादा बढ़ता है तो पॉलीसेंथिया जो होता है, वेरा,
उसमें क्या होता है, आपके आरबीसी बड़े हो जाते हैं, ठीक। हम्म। और आरबीसी काउंट बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है? हो सकता है कि कोई पैथोजन हो, ठीक है, जिस मतलब कि कोई भी आपका फॉरेन बॉडी है जो अटैक कर रहा है, पैरासिटिक, ठीक, हम्म। उसके कारण हो सकता है। या तो आपका ये जेनेटिक हो सकता है, ठीक है, पॉलीसाइथीमिया वगैरह हो गया, या फिर आपके मैक्रो जब हो जाते हैं आरबीसीज, तो ये रीजंस मल्टीपल होते हैं। ड्यू टू डेफिशिएंसी क्या होता है, पेशेंट अनीमिक होता है, उसकी हीमोग्लोबिन काउंट बढ़ती है। लेकिन जब ये हो रहा है, मतलब कि वो पॉली या मैक्रो के कंडीशन में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पैथोलॉजी जो है वो आपकी ड्यू टू पैथोजेंस भी हो सकती है, या फिर आपकी हेरेडिटिकल भी हो सकती है, ठीक है। ओके। इसमें ढेर सारे मल्टीपल रीजंस होते हैं। बट अभी जैसे कि ये जो पवन है, ये जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो इसमें क्या है कि इनका डाइजेस्टिव ऑर्गन जो है वो भी कहीं ना कहीं हैम्पर्ड है, क्योंकि पेशेंट क्या है, यहाँ पे क्रॉनिक ड्रिंकर एंड स्मोकर है। तो यू ऑल्सो नो कि ड्रिंकिंग क्या होता है, इज नॉट गुड। एंड अगर आप ड्रिंकिंग स्मोकिंग दोनों कर रहे हो, तो आपके ना केवल इंटेस्टाइन और आपके एब्डोमिनल ऑर्गन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, बट आपके लंग्स पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है।